उन्होंने अपने परवरिश से, मेरा मतलब राइटिंग की परवरिश, एक तरह से उन्होंने अपने आप को जिस तरीके से निखारा, वो सब हम उनकी राइटिंग से भी देखते हैं और उनकी ज़बानी भी आज हम सुनेंगे। नासिरा जी ने मिडिल ईस्ट पर बहुत काम किया है। उनका अपना जो राइटिंग है, जो उपन्यास, जो कहानियाँ, जो रिपोर्टाज वो हैं, वो तो हैं ही उनके साथ, लेकिन इसके साथ साथ नासिरा जी ने उन मिडिल ईस्ट के उस दौर की पूरी गाथा, पूरे उस दुख और दर्द, जहाँ पर जो मिडिल ईस्ट में जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सीरिया, लेबनान, ईरान, इराक, ये तमाम तमाम जो मुल्क हैं, लेबनान, सऊदी अरब, कुवैत, दुबई, ये सारे कंट्रीज, इनकी जो इनको सूक्ष्म जो पड़ताल होती है, वो नासिर जी ने की है। उनके उपन्यासों में आप देखिएगा, मतलब आपको लगेगा कि किस तरीके से इलाहाबाद से निकल करके एक किरदार दुबई जाता है और दुबई में क्या क्या झेलता है। हम यहाँ पर कहते हैं कि वो जो मेरा बेटा, मेरा फलाना, मेरा कोई भी रिलेटिव दुबई चला गया है या सऊदी अरब चल गया है, वहाँ पे कुछ कमा रहा है, लेकिन वहाँ पर उसकी स्थिति क्या हो रही है, उस स्थिति को जानने के लिए नासिर शर्मा के उपन्यास पढ़ने पड़ेंगे, उनकी कहानियाँ पढ़नी पड़ेंगी, जो उसमें बड़ी बारीकी से उन्होंने पकड़ा है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के नासिर ने तमाम तरह की चीज़ें, जैसे साइबर क्राइम पर उनका शब्द पखेरु बड़ा खूबसूरत उपन्यास है। साइबर क्राइम पर किस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो नासिरा जी का जो राइटिंग है वो वैरायटी है, उसके अंदर कहीं ठहराव नहीं है, एक तरह का हो राइटिंग ऐसा नहीं है, उसमें तमाम तरह की वैरायटीज आपको मिलेगी। उसमें आपको कविता का भी पुट मिलेगा, वो कविता नहीं लिखती है नासिरा जी, लेकिन कविता उनकी राइटिंग को जब आप पढ़ेंगे, उनके जो शैली को देखेंगे, तो लगेगा कि वाकई नासिरा जी क्या कविता नहीं लिखती है। ऐसा नहीं लगता है, मुझे तो नहीं लगता, कम से कम जब मैं कई बार उनकी चीज़ें पढ़ रहा हूँ, जो आज भी हम कई चीज़ें पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि किस तरीके से वो कविता ही लिख रही हैं। तो वो चीज़ें नासिरा जी के साथ हैं। मेरे ख्याल है बहुत सारी किताबें हैं, जो किताबें हम वहाँ पर भी देखेंगे, और बहुत सारी किताबों पर उन्हें अवार्ड भी मिले हैं, पुरस्कार मिला है। यहाँ पर हमने साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में ही सिर्फ हमने बात की थी, इससे पहले इंदु सम्मान या हिंदी सम्मान, ये सब मिल चुके हैं उनको। इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल है। और हम आते हैं सीधे आज के, एक बार फिर से नासिरा जी का बहुत बहुत स्वागत है कारागिर। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, खासकर अशोक का, कि मैं यहाँ दोबारा आई। और एक बात और है, अशोक की बात पर यकीन नहीं कीजिएगा जब तक आप मुझे पढ़िएगा नहीं। कुछ अतिशयोक्ति इनकी बातों में है, लेकिन फिर भी जो कुछ लिखा है मुझे लगता है लोगों ने पसंद किया है। आज के सवाल जवाब का हम सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल मेरा ये बिल्कुल नहीं है कि कहाँ से लिखना शुरू किया, कई बार कर चुके हैं हम। पहला सवाल है मेरा कि आपका जो जीवन है, व्यक्तित्व है, बेसिकली बहुत संघर्ष में रहा है शुरू से ही, और अपने आप को सेल्फ मेड का रहा है, खुद बनाना। किस तरीके से भाई बहन उस तरीके से नहीं लिख रहे थे, लेकिन आप वहाँ से राइटर बन के निकली, और राइटर न केवल निकली, लेकिन राइटर की जो प्रतिबद्धता है, उस प्रतिबद्धता को भी आपने दोहराया और उसको बाकायदा कायम रखा, अभी तक जिंदगी रखा है उसको। तो ये मेरा सवाल ये है कि क्या बचपन की कोई ऐसी घटना है जो आपको भूलती ही नहीं, जो बार बार आपके लिखने के वक्त दस्तक देती है? ऐसी तो कोई एक घटना नहीं है, लेकिन पूरा माहौल जो है वो ज़रूर पीछा करता है, लेकिन वही माहौल नहीं पीछा करता है, क्योंकि वही एक तजर्बा नहीं होता है। लेकिन हाँ, जब मेरी आँख खुली और थोड़ी समझ बढ़ी, तो मुल्क का एक अजीब हाल था। खुशी तो थी क्योंकि आज़ादी मिली, लेकिन मुश्किलात बहुत थी। लेकिन यहाँ पे मैं ये बात कहना चाहूँ, वो मुश्किलात हमारे घर में नहीं थी। लेकिन हर मुश्किल रोटी से नहीं जुड़ी होती है। रोटी से जुड़ी होने के बावजूद कुछ वैचारिक भी होती है, कुछ संवेदना के स्तर पर होती है। क्योंकि जिस वक्त मैं स्कूल जाती थी, तो वहाँ सारी लड़कियों के कोई ना कोई रिश्तेदार पाकिस्तान में थे,
और जो वो किस्से बताते थे वो बड़े अजीब से थे, क्योंकि हमारे यहाँ तो जा चुका था जिसे कहते हैं बंटवारे के बाद जमींदारी, और उन रिश्तेदारों के जो यहाँ से चले गए थे उन लोगों ने यहाँ से झूठी जायदाद के भी पर्चे बनवाए और सही भी, वो वहाँ पे उनको उस तरह से चीज़ें मिली और यहाँ से छीनी। तो वो सब जो देखने में मैंने ज़िंदगी को देखा ना, उसमें मेरा घर इतना इम्पोर्टेंट नहीं रह गया था कि मैं उसमें दिलचस्पी ढूंढती। बाहर की ज़िंदगी में बहुत दिलचस्पी थी। जैसे मुझे याद है कि हमारे यहाँ मुहर्रम की मजलिसें हो रही थी और 3-4 दालान भरे हुए थे, आंगन भरा हुआ था और उसमें 2 पुलिस वाले भी आके बैठ गए। तो अंदर तक अम्मा के पास खबर गई, तब तक हमारे वालिद गुजर चुके थे कि 2 पुलिस आए हैं। और उसके बाद जब मजलिस ख़त्म हो गई और प्रसाद बढ़ गया तो पुलिस वाले एक साहब को उठा के ले गए, और उनकी खता सिर्फ इतनी थी, वो ज़रूरत से ज़्यादा हिंदुस्तान में टिक गए थे, भूल गए थे कि बंटवारा हो गया है। क्योंकि दिलों का बंटवारा हुआ, ज़मीन का बंटवारा हुआ, आंगन और कमरों का बंटवारा हुआ, तो मानी बात है आदमी एक मुल्क को जीते जीते एकदम से लगे अरे किस जोश में हम उधर गुजर गए। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो मुझे ज़िंदगी सिखा रही थी, और मेरे अंदर का लेखक जो था वो इन सब चीज़ों से मुतासिर हो रहा था। मुझे पता नहीं था कि मैं लिखूंगी, क्योंकि होता ये है कि जब छोटे बच्चे होते हैं और 7-8 बच्चे हों तो छोटे बच्चे नेग्लेक्टेड रहते हैं या फिर दुलार में बहुत रहते हैं। हम लोगों के साथ ये रहा कि वालिद के गुजरने के बाद जो मुशायरे और जो इंतज़ाम सारे थे लोगों के आने जाने के, वो बंद हो गए एकदम से। ये होता है। फिर लाइब्रेरी हमारी जो थी वो उजड़ी, क्योंकि लाइब्रेरियन मर गए थे, तो कोई भी कुंजी का लच्छा लेके जाता था और किताबें वहाँ से ले जाता था, वापस नहीं करता था। फिर दीमकों ने उसे चाट लिया। तो किताबों को जितना पढ़ने का मुझे शौक़ रहा उतना ही मुझे डर लगता है जमा करने से, क्योंकि किताबों की देख रेख बहुत मुश्किल काम है। तो अब उसमें एक वाक़या मैं आपको बताती हूँ कैसे ज़माना बदला, और आप चाहिए तो मैं आपके दूसरे सवाल के बाद आपके इस सवाल का जवाब दूँ तो ज़्यादा मुनासिब होगा। ये तो मैंने एक तरह का अपने बचपन का बैकग्राउंड बताया, जिसमें 6-7 साल मैंने एक अलग तरह का माहौल देखा, और उसके बाद जैसे जैसे मेरी समझ बढ़ती गई वैसे एक अलग तरह का माहौल देखा, जिसमें दूसरों के अनुभव मेरे बहुत काम आए। और एक किस्सा कहानी का जो अंदाज था ना, वो मेरे हाथ इस तरह से लगा, क्योंकि पुरानी गुजरी बातों का जो मेरे घर में गुजर चुकी थी और शानदार थी, उनको सुना, गली मोहल्ले से बहुत कुछ सुना। ये भी सुना कि फला की लड़की को शादी के लिए लड़का नहीं मिल रहा है, तो और पाकिस्तान के रिश्ते वो जिसे कहते हैं मना कर रहे हैं। ये सब रस्सा कशी जो थी वो मेरे बचपन के अनुभव का सरमाया थी, जो मुझे पुख्ता बना रही थी कि तुम कुछ लिखने वाली हो। जी। अगर देखें कि बंटवारे का जो पीड़ा थी, बंटवारे का जो दर्द था, इस तरह के घरों की अगर हम उम्मीद क्या मतलब कल्पना कैसे करेंगे कि आधा घर यहाँ रह गया, आधा घर चला गया पाकिस्तान। कितनी कितनी कैसी दर्दनाक स्थिति रही होगी उन परिवारों पर, कैसी कैसी गुजरी होगी, उसको भी कल्पना कर पाना सिहर जाता है पूरा का पूरा। मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहती हूँ। जब मैं पाकिस्तान गई तो विदेश मंत्री का जो वो था ड्राइवर था, उसने एक बात कही कि मेरे बचपन का दोस्त था और उसको कितने दिनों तक मैं ख्वाब में देखता था और रोता था, क्योंकि हम लोग शिफ्ट हो गए थे। और इस तरह के राइटर्स ने कहा कि हम पछताए कि ये बंटवारा क्यों हुआ, क्योंकि जिस वक्त बंटवारा हो रहा था तो लग रहा था हम मुअम्मा हल कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद के जो तजर्बे थे, साथ रहने की जो खुशी थी, वो जब छिनी तब महसूस हुआ ये क्या कर डाला। और जिन्ना ने भी कितना पछताया, अपने मकान को कितना याद करते रहे वो, क्योंकि एक अजीब कैफियत में ये सब हो गया, जिसको आज की ज़बान पे अगर मैं कहूँ कि एक नादानी बहुत बड़ी हो गई, बहुत बड़ी नादानी हम लोग से हो गई।
और जिसका भुगतान हम लगातार भुगत रहे हैं, कभी फसाद की शक्ल में, तो कभी बिला वजह सियासत का रुख उसको दे देते हैं जबकि ज़रूरत नहीं होती, या बिला वजह दिल जलाते रहते हैं। जी। हाँ, अभी आपने कहा कि जमींदारी खत्म हो गई, उसी उससे जुड़ करके मैं एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि जमींदारी का खत्म होना बेसिकली एक एक प्रगतिशील कदम था। इसमें कोई शक नहीं। और उसमें सामंती मूल्य एवं व्यवस्था को खत्म करके लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक तरह से स्थापना हो गई थी। मगर इसके कुछ इम्प्लीकेशंस और भी थे कि जैसे जो घर चल रहे थे वहाँ पर बहुत सारे रोजगार भी उसके तहत लोगों को मिले हुए थे। तो उन रोजगारों का जाना उन लोगों के साथ कैसा, तो आपका घर इससे अछूता नहीं रहा था, तो इसका क्या प्रभाव था और क्या क्या चीज थी वो, उसे जरा आप थोड़ा बताइए। देखिए, ऐसा है कि असर तो दो चीज़ों का बहुत बुरा पड़ा था उस जमाने में लोगों पे, और जो लोग सीधे जमींदार थे उनका तो सब कुछ बिखर गया था, और उनसे जुड़े हुए जो हलवाहे थे और खलियान में लोग लगे हुए थे, बागान में लगे हुए थे, वो सब बेकार हो गए। और फिर जमींदार साहब की जिसको कहते हैं गाड़ी जिस पे वो सवार होते थे, घोड़ा गाड़ी कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, तो ये सारे लोग जो बेकार होना शुरू हो गए, इनको समेटने वाला कोई नहीं था। और जहाँ से ये बेकार हुए थे उनके यहाँ फाका शुरू हो गया था। उसमें हिंदू मुसलमान जमींदार दोनों थे और दोनों को परेशानी सामना करना पड़ा। मुझे याद है कि मेरे यहाँ 5-6 नौकर थे और वो वहीं रहते थे, मास्टर भी थे, वो वहीं रहते थे, उनका एक गेस्ट हाउस था, सब कुछ चलता रहता। तो धीरे धीरे वालिद के मरने के बाद वो सिलसिला जो संयुक्त कुटुंब का था वो टूटा, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे जो एक रिश्तेदार जो पढ़े लिखे तो थे लेकिन बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं एक्सप्लॉइटेड थे अपनी हरकतों में, तो उनको लगता था लड़कियों को क्या पढ़ाना, सबको रखो यहाँ पे और गांव चलो। वहाँ पे माँ करके खड़ी हो गई कि ऐसा नहीं होगा। और उस वक्त उनकी उम्र होगी 30 और हम लोग होंगे गिनती में 5, और उन्होंने सारी जायदाद वगैरह जो कुछ बची हुई थी मिली थी वो उन्होंने छोड़ दी थी। फिर धीरे धीरे लगा कि सारे नौकर 6-7 की ज़रूरत नहीं है, जैसे मुंशी की ज़रूरत नहीं है, या 1-2 लोग जो यूं ही आ जाते थे उनकी ज़रूरत नहीं है। तो मुझे याद है कि एक वाक़या मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं क़रतुल-ऐन हैदर की कहानियाँ पढ़ती हूँ या और दूसरे लोगों की पढ़ती हूँ जिनका काम जो है वो बंटवारे में, इवन हमारी हिंदी की कृष्णा सोबती जी जिनका इतना बड़ा वो जिया सिक्का बदल गया। तो जब हमने देखा कि एक दिन स्कूल से हम आए तो उस दिन बुआ भी खाना बनाने की नहीं आई थी, और गुलचमन जो हमारे ऊपर की नौकरानी थी वो बीमार थी, और घर में कोई मेहमान आया था, और इंतज़ाम हमारे यहाँ ऐसा था कि जनान खाने में और मर्दान खाने में दोनों में मेहमान खाना था। तो अब बनाए कौन खाना, अम्मा ही बनाएंगी। तो मैं उस वक्त समझ नहीं पाई कि अम्मा के चेहरे पे क्या एक्सप्रेशंस आए थे कि वो सेनी लगा के उस मेहमान के सामने थी और वो मेहमान सर झुकाए बस यूँ खड़े थे। जब मैं स्कूल बस्ता लेके अंदर आई तो अम्मा ने कहा कि देखो ज़रा, आगे बढ़ के वो सेनी भी मेरे हाथ से नहीं ले रहे। तो वो चीज़ जो थी मुझे अजीब सी लगी, इनके एक्सप्रेशन उनके एक्सप्रेशन से खाने की जिसे कहते हैं सेनी। बाद में मुझे जो चीज़ें पता लगनी शुरू हुई कि अम्मा वो थी जो एक मरतबा गलती से किसी तरफ उतर जाती थी और चप्पल दूसरी तरफ होती थी मसहरी के पलंग के, तो लोग दौड़ जाते थे कि पलंग मतलब इनकी चप्पल दो। और ये औरत ये इंसल्टेड फील कर रही है कि ठीक है मैंने मेहमानदारी तो की, ये दूसरा आदमी सेनी लेकर रखा, और वो आदमी मतलब सकते में था कि वो बेगम साहिबा हमारे आगे सेनी रख रही है, जबकि हमारे यहाँ पैसे की कमी नहीं थी, एजुकेशन की कमी नहीं थी,
जो कुछ था वो सिस्टम बहुत बुरी तरह से बदला था। तो सोचिए कि उन दिनों अगर जब गेहूं की बहुत कमी थी, कपड़ों की बहुत कमी थी, उसमें अगर हमारे यहाँ पैसा भी ना होता और जिनके यहाँ पैसा नहीं था, आप सोचिए उन्होंने कितना सहा होगा, कहाँ से निकाल के वो हिंदुस्तानी अपने हिंदुस्तान को यहाँ तक लाए। और उसमें फिर ये हुआ है कि जो बड़े घर के लड़के थे वो एजुकेटेड नहीं थे, जमींदारी थी, शर्म थी, तो उन लोगों ने कोई काम नहीं किया, बद से बदतर हालात होते गए। कारीगरों का भी ये रहा, फिर फसाद का सिलसिला हो गया बिला वजह का, हिंदू मुसलमान। तो ये सारी चीजें जिसने देखी हो और जिसको सरपरस्ती के नाम पे एजुकेशन देने वाला कोई ना हो, जबकि हमारे यहाँ मौलवी साहब आते थे और एक टीचर अंग्रेजी के आते थे जो अंग्रेजी और वो पढ़ाते थे, लेकिन वो जो माहौल था उसमें हम लोग ज्यादा इंटरेस्टेड थे। कहाँ क्या हो रहा है, किस मोहल्ले में, निकल जाती थी मैं। घर के पीछे एक चमरौटी हुआ करती थी, उसके घर इतने लिपे पुते और साफ सुथरे, कभी ये फर्क ही नहीं आया कि दलित लोग हैं या कौन लोग हैं। घर के पास से हम पुलिस के लिए उन लोग जाते थे, नमस्ते होती थी, फिर हम लोग छुप के घर से भाई और हम भाग जाते थे, उनके यहाँ बहुत देर तक रहते थे, खेलते खेलते वापस आ जाते थे, बताते नहीं थे। पूरे मोहल्ले में इसी तरह का होता है। तो एक राइटर के लिए जो खजाना होता है उसके अनुभव होते हैं, और वो खजाना मुझे इत्तेफाक से मिला। बड़ी बहनों को और भाइयों को वो माहौल मिला जिसमें उनके थोड़े तेवर भी थे। उन्होंने बाप की शान और शौकत देखी थी, उन्होंने अंग्रेजों का थोड़ा बहुत जमाना देखा था, लेडीज अंग्रेज औरतों को घर आते देखा था, सजावट बिल्कुल अलग थी। तो हम में और उनके अनुभव में बहुत फर्क आया। हम आज़ादी बंटवारे पर खास तौर से एक उपन्यास जिंदा मुहावरे आप पढ़िएगा अगर मिले आपको, बहुत खूबसूरत उपन्यास है। और उसमें वो जो पीड़ा है, बंटवारे की जो पीड़ा है, बड़ा अच्छे से आप उसमें जान पाएंगे। यही एक्चुअली थोड़ा सा हम ज़रा यहाँ से हटके जाएं ईरान में, इराक में, मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ में। तो बेसिकली ईरान में एक शायर हुए हैं अहमद शामलू। मैं अहमद शामलू से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि बेसिकली उस पर आने से पहले कि ईरान में जो क्रांति हुई और हिंदुस्तान में जो बंटवारा हुआ, उसमें किस तरह की आप एकरूपता देखती हैं या नहीं देखती हैं? क्या है जरा थोड़ा सा मुझे। उसकी तो दोनों की एकरूपता मैं नहीं देखूंगी तब तक जो हुआ होगा तंबाकू का इनकलाब, वो बहुत पुराना इनकलाब था, या बाद में जो हंगामा हुआ जब काचार चले गए और काचार के बाद रजा शाह के वालिद आए, उस ज़माने में जो मॉडर्नाइजेशन आने लगा, उसके पीछे भी औरतों ने उतना ही हंगामा मचाया था कि हम चादर नहीं उतारेंगे, जैसे अब चादर पहनने के लिए हंगामा होता है। तो वो मसाइल अलग थे, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि इनकलाब के ज़माने में जो जिसे कहते हैं आतंकवाद, शिद्दत, हंगामा, गर्म दल और नर्म दल में टकराहट, वो आज के दौर में शुरुआत हो गई हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा। लेकिन जो बंटवारा था उसका दुख दो तरह से पड़ा था, एक दिलो दिमाग पे पड़ा था और दूसरा आर्थिक स्थिति बिगड़ी थी लोगों की। और आज आप देखिए राजाओं को हटाया गया, नवाबों को हटाया गया और बहुत कुछ हटा, लेकिन एक दूसरी तरीके से लोग धन्ना सेठ बन गए, एक दूसरा सिस्टम आ गया उसी शक्ल में। जैसे इनकलाब के लिए कहा जाता था कि भाई वो जो था ताज हटा तो इमामा आ गया, जो मौलवी लोग मानते हैं, लेकिन सिस्टम नहीं बदला, कुछ बदला नहीं, जिसके लिए लोगों ने इनकलाब किया था। बोलने की आज़ादी हो, लिखने की आज़ादी हो, और एक विचारधारा ना हो, एक पार्टी ना हो, पुलिस का बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर जिसे कहते हैं जकड़ ना हो, हमारी किताबें सेंसर ना हो।
तो एक उस तरह की कैफियत अब दूसरे तरीके से है, क्योंकि एक मुल्क, एक छोटा सा मुल्क टक्कर ले रहा है अमेरिका से। अब आप उसको ये भी कह सकते हैं बिला वजह अमेरिका के पीछे पड़ा है, आप ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका बिला वजह ईरान के पीछे पड़ा है। अमेरिका का उस वक्त वो बहुत था कि कम्युनिस्ट ना आए, बल्कि मौलवी आए, बेवकूफ़ लोग होते हैं, उनका अपना ख्याल था, मेरा नहीं। और ये लोग क्या चला पाएंगे। और मार्क्सवादी भी ये समझते थे कुछ देर के लिए इन लोग हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, आएंगे तो हम ही लोग, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मैं आज के हालात से तो इनकलाब के 35 साल के हालात, शुरू के हालात को कर सकती हूँ ये सब। और आज भी देखिए पब्लिशर्स जो है हमारी बहुत सारी किताबें लौट आ रहे हैं, हमारे दोस्तों की जो अयोध्या पे थी, अयोध्या की हल्की हकीकत पे थी, तो वो सब चीजें शुरू हैं हमारे यहाँ। वो पहले भी होंगी, क्योंकि मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हमें कोई ऐसी सरकार नहीं मिली जो हमारी अच्छी तरह देखभाल करती। लेकिन ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में तरक्की नहीं हुई, हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ा है, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन क्या आपकी तरक्की सिर्फ इमारतों से होती है, पुल से होती है और बुलेट ट्रेन के आने से होगी, या सबको खाना मिलने से होगी, कपड़े मिलने से होगी? आप जरा जाड़े में देखिए किस तरह के हालात होते हैं। ईरान में इस हालात से तंग आके उन्होंने दीवार मेहरबान करके एक सिलसिला चलाया था, वो इसने ZTV ने दिखाया भी था कि उन लोग अपने जितने भी कपड़े होते हैं वो उठा के एक दीवार पे डाल देते हैं, जिनको ज़रूरत है वो आके, क्योंकि आदमी मजबूर हो जाता है। जैसे फिलिस्तीनियों ने मौलवियों से कहा था कि आप मुझे लाश खाने की इजाज़त दे दीजिए, क्योंकि गोलन हाइट का जब रास्ता बंद हो जाता है और ये परमिट वाले दूसरी जगह नौकरी नहीं करने जाते जो इजराइलियों का एरिया है, तो फिर क्या किया जाए। और आज का हिंदुस्तानी काफ़ी परेशान है, इसमें कोई शक नहीं है। नए कानून से परेशान है, क्या आ जाए। दूसरे ये है कि महंगाई है, बेकारी है, कोई नई चीज़ खुल नहीं रही है, हर चीज़ में आपको एक डर लगा रहता है कि अगर हमने ये कह दिया या वो हो गया। आपस में लोग बदले भी निकालते हैं, जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे में कहा था कि शिकायत भी उस आदमी को जो पुलिस पकड़ के ले गई थी उन्हीं के ख़ानदान के लोग ने किया था, ये यहाँ बैठा मिल जाएगा आपको। तो बहुत चीज़ें मिक्स्ड होती हैं जब कोई बदलाव आता है। तो ईरान में, जब ईरान की बात चली है, तो ईरान में जो अहमद शामलू हैं, जो कवि हैं बड़े, इनके जो उस्ताद थे नीमा योशी जो है, जो कि बेसिकली इन्होंने छंद को तोड़ा था। जिस तरीके से हिंदी में निराला ने छंद को तोड़ा था, ऐसे ही उन्होंने तोड़ा था। और उसके बाद अहमद शामलू ने और ज़्यादा तोड़ा था। उन्होंने कहा लय की भी ज़रूरत नहीं है, विचार लाइए आप, विचार पे, है ना, क्योंकि हम लोग थक चुके हैं, वही बुलबुल, वही इश्क, वही फूल। तो उन्होंने एक बार ये आपसे बातचीत में, आपका जो इंटरव्यू है इसमें जी, उसमें उन्होंने कहा है कि हर रचनाकार में एक बच्चा होता है जी, रचना की शर्त यही है कि वो 7-8 वर्ष का एक बच्चा बना रहे, उसकी ईमानदारी की हुनर ही आप है। तो इसको थोड़ा सा एलोबरेट कीजिए इसको। मुझे लगता है बहुत आसान है इसको समझना कि जब तक मासूमियत नहीं रहती है आपकी राइटिंग में, और आपका दिमाग वहाँ काम करने लगता है कि यहाँ क्या रखना चाहिए, यहाँ ये समझदारी है, ये है, तो वो कहानी नहीं बनती। क्योंकि लिटरेचर जो है वो संवेदनाओं के अंदर यात्रा करता है, आपके अंदर यात्रा करता है। आपका जो मासूमियत है कि आप कैसे दूसरों को देख के महसूस करते हैं कि आप क्या लिखना चाहते हैं या आपका दर्द क्या है, वो मैं एक कोटेशन पढ़ना चाहूँगी। खासकर ये मेरी किताब है अदब में बाई पसली का दूसरा खंड है, शायद ये कहानियों का खंड है मेरे। इसमें जिन साहब के कोटेशन हम पढ़ने जा रहे हैं
उस ज़माने में जैसे हमारा ज़माना एक गुजरा है कि हम लोगों ने हशीश और गांजा और हिप्पी इसका दौर था ना, तो वहाँ पे ये राइटर जो थे उसमें पड़ गए थे और काफ़ी डिप्रेशन में ये मरे। फिर उनके दोस्तों ने इनकी कहानियाँ चुन चुन के किसी तरह एक कहानी संग्रह निकाला, लेकिन ये अपने ज़माने के बहुत ही पाए के कहानीकार रहे हैं छोटी सी उम्र में। वो देखिए कहानी के लिए क्या लिखते हैं, जो शामलू से शामलू तो पोएम के लिए कहते हैं, ये प्रोज के लिए कहते हैं कि कहानी को पहले झटके में कहना चाहिए, खालिस कहानी, फिर उसे जैसे लिखना चाहो बयान करना चाहो करो, फकत अहम बात यह है कि सच कहो। पाठक वर्ग और समाज लेखकों से ये नहीं चाहते हैं कि जो वे अपने चारों तरफ देख रहे हैं या वे यानी लेखक इससे ज़्यादा आगाह है वो सब लिखे, यानी नॉलेज अपनी ना डालें। पाठक अनुभव चाहता है, एकदम निजी, वो अनुभव जो उसे हुआ हो। हर शख्स अपना मखसूस तजर्बा लिख सकता है। मैं इस कहानी को पसंद करता हूँ जो कुछ ऐसा कहे जो कोई दूसरा न कह सका हो। हुनरमंद का असली काम है इस दुनिया में कुछ इजाफा करना। वही मासूम बच्चा, हर बच्चा अलग से सोचता। दूसरे श्रीपत जी एक बात कहा करते थे, प्रेमचंद जी के बड़े बेटे, कि अनुभव लेने मत जाइए। ज्यादातर राइटर ये कहते हैं कि अनुभव लेना जो है वो बहुत जरूरी होता, फिर वो अनुभव कहानी की शक्ल में लिख देते हैं। वो कहते हैं कहानी वो अच्छी होती है जिसमें अनुभव एकाएक हो जाता और आप फिर उसको लिखते हैं। उससे आगे कृष्ण बलदेव कहते थे कि जैसे घटिया इनका इश्क होता वैसे ही घटिया आशिकाना कहानी लिखी जाती है, क्योंकि वो जबरदस्ती लिखी जाती है ना, वो गए छोड़ा ये किया, वो एक एक लाइन जो है वो उठाई जाती है। तो सिलसिला यही है। पिछले दिनों आपकी किताब आदम में बाई पसली, ये 6 खंड में आई है, जो अभी नासरा जी पढ़ रही थी। काफ़ी बड़ा काम है, यकीन मानिए। मैं पिछले मेरे ख्याल 6 महीने से ज़्यादा से पढ़ रहा हूँ इसको, और 6 महीने से ज़्यादा मैं अभी तक मैं नहीं पढ़ पाया हूँ। वाकई मैं पूरा नहीं पढ़ पाया हूँ, मैं भी दावा नहीं कर सकता, लेकिन मैंने काफ़ी हिस्से पढ़ लिए हैं। बहुत काम किया है, एडिट किया है उन्होंने, ट्रांसलेट किया है, ट्रांसलेट करके एडिट करके हर शायर और हर कवि के बारे में, हर राइटर के बारे में सारी जानकारी जुटाना, उसके उनके बारे में लिखना, ये बहुत बड़ा काम होता है। और ईरान, इराक, फिलिस्तीन, ये पूरा मिडिल ईस्ट नहीं, एफ्रो एशियन कंट्रीज हैं। इसका नाम ही है, किताबों का नाम एफ्रो एशियाई कविताएं, एफ्रो एशियाई कहानियाँ, भारतीय उर्दू कहानियाँ, भारतीयतर उर्दू कहानियाँ, एफ्रो एशियाई नाटक और बुद्धिजीवियों से बातचीत। तो देखिए मतलब कितना एक बहुत बड़ा फलक है जो हम इन किताबों में देख पाएंगे। वो किताब आप कैसे कर पाएं, हम एक्चुअली जानना चाहते हैं कि ये जो अदम में बाई पसली, इसका एक तो ये मुहावरा क्या है, अदम में बाई पसली, उसको भी हम समझना चाहते हैं। और दूसरा ये कि ये आपके दिमाग में इसका विचार और इसका कैसे बना और कैसे ये आइडिया आया इसको निकालने के लिए। एक्चुअली अगर मैं आपसे कहूँ कि सब कुछ एकदम से मासूमाना अंदाज से हो गया, मेरी कोई सोची समझी कोई योजना किसी चीज़ के लिए नहीं थी। एक साथ मैंने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी, अनुवाद भी उसी ज़माने में करना शुरू कर दिया, पत्रकारिता भी हुई। ये तो बाद में हम उसको नाम दे रहे हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। पहले तो ये था कि जो दिख रहा है, जो महसूस हो रहा है, वो मैं लिख रही हूँ। और बाद में इसको बताया लोगों ने कि आप पत्रकारिता कर रही हैं, ये कर रही हैं, ये इस खाने में आता है। तो और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरा जो मिजाज था, मेरे अंदर आग बहुत थी, बगावत बहुत थी, गुस्सा बहुत था, क्योंकि जो चीज़ें मैं देख रही थी घर के डिसिप्लिन की वजह से मैं उससे एक्सप्रेस उसको नहीं कर सकती थी, एक फुहड़पने की वजह से। लेकिन जो आसपास गुजर रहा था उसको देख के जो ताव आता था वो मेरे अंदर तपिश की तरह बहुत ज़्यादा था। और वो सारी चीज़ें जो मैंने बाहर जाके देखी
या शायरी में पसंद आई, कहानी में। तो उस ज़माने में जब मैं ईरान इराक वॉर में थी तो बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, और दोनों मुल्कों में सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा वो थी, तो बाहर नहीं निकल सकते थे हम लोग। तो उस ज़माने में मैं तर्जुमे ये करती थी। ज़माना गुजरता चला गया, ये भी नहीं पता था ये कितने बड़े बड़े राइटर हैं, ये कौन लोग हैं, क्या है। क्योंकि 21, 22, 23, 24 साल की उम्र जो होती है वो बहुत ज़्यादा आपको दिमागी जो कुछ भी आपको खुदा ने दिया उसके खर्च करने या हासिल करने, दूसरों से हासिल करने की नहीं होती, स्टेप बाय स्टेप ही होता है। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि अरे ये तो लोग मेरी ही चीज़ों को कोट कर रहे हैं अपना बता के। जिस तरह मेरे वालिद की लाइब्रेरी की किताबें चोरी होती थी, तो मेरे अनुवाद को चोरी किया जा रहा है। और नामवर सिंह साहब बहुत पहले मेरी किताब देख चुके थे, और उन्होंने डॉक्टर शर्मा से कहा था अनुवाद इतना बढ़िया है, मैं करूँगा तो इस किताब के लिए कुछ नहीं और ना बोलूँगा, लेकिन उनसे कहिए कि अनुवाद में ना पढ़े, क्योंकि उनका जो सृजन है वो धीरे धीरे सूखता जाएगा। लेकिन जब चोरी होनी शुरू हो गई तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे किताब की शक्ल में इसको लाना है। और जब प्लानिंग बनी तो लगा नहीं, किताब जो है उसमें मैटर कम हो रहे हैं। तो फिर जब उस पर बैठी तो 8 साल तक बैठी रही, और बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं मेहनत करनी पड़ी इसमें, क्योंकि बीच बीच में गैप भी पड़ जाता था किसी न किसी वजह से, 6 महीने का, 7 महीने का, इस तरह से तो 8 साल गुजर गए। अब जब किताब कंप्लीट हुई तो लगा कि इसका नाम क्या रखा जाए, क्योंकि ये तो विचार हैं दूसरों की, संवेदना है, जिला वतन राइटर्स का दुख है, यादें हैं उनके मुल्क की, तो ये सब कैसे होगा, किस तरह से। तो लगा कि नहीं, इसका कोई बहुत भारी भरकम नाम रखा जा सकता है। फिर लगा नहीं कि एक शोर शराबा पूरी दुनिया में स्त्री विमर्श का है, जिसको मैं नहीं मानती हूँ। मुझे लगता है कि हर वो आदमी जो पिछड़ा है आप उसकी मदद कीजिए, ना कि औरत मर्द को खाने में बांटिए। फिर लगा नहीं, कैसे राइटर्स ने, औरत ने और मर्द ने औरत को लेके किस तरह सोच सामने रखी है। और वो ख्याल इसलिए आया कि देखिए जो टॉप के राइटर हैं दुनिया के, उन्होंने बेहतरीन औरतों के किरदार दिए हैं जो डिस्कस होते हैं। तो उसमें लगा कि मुझे ऐसा नाम देना चाहिए जो मेरी ये सोच हो कि आप खानाबंदी मत कीजिए, ये बहुत खतरनाक है। साहित्य जो है वो लेके चलता है औरत मर्द को, और जब दुनिया में इतनी तरह के फसाद फैले हैं उसमें हम ये भी फसाद ले लें कि औरत अच्छा लिख सकती, मर्द से मर्द, तो लिख के दिखाइए, ये मत दिखाइए कि औरत ही औरत की बात कर सकती है। तो इसलिए मुझे लगा कि ओल्ड विजडम से एक चीज़ उधार ले लेनी चाहिए, आदम और हवा को, और मैंने इसका नाम रखा अदब में बाईं पसली, क्योंकि औरत की, मर्द के बाईं पसली से ही औरत को खुदा ने बनाया, ऐसा बिलीव है। तो ये रहा इसके पीछे। मुझे जो समझ आता है एक्चुअली अदब में बाईं पसली, जब मैंने सोचा था, सुना था, मुझे नहीं मालूम आप लोगों को क्या लग रहा होगा, लेकिन लगा था कि बाईं पसली मतलब बाईं पसली की साइड में दिल होता है, और दिल जो है बहुत ही सॉफ्ट होता है, और वो जो हम एक स्त्री के लिए, खास तौर से एक औरत के लिए जो हम देते हैं, और बाईं पसली इधर और दाईं पसली इधर, तो दाईं पसली पुरुष के लिए, बाईं पसली औरत के लिए, और जब वो दोनों पूरा हो जाता है तब हमारा एक पूरी एक बॉडी बनती है। तो इस तरीके से पूरी एक संरचना, उस तरीके से मैंने उसको विजुलाइज किया। हाँ, लेकिन ये हकीकत भी है, कहीं कहीं पढ़ने में आता है कि कहा गया है कि औरत को हमने सर से नहीं पैदा किया कि वो सर पर चढ़कर वो करे, ना जूती से तो पैरों से, ना कि उसको जूती समझो। मैंने दिल के करीब औरत को रखा, क्योंकि बाईं पसली दिल के करीब है, और उसको अच्छी तरह से रखो। इशारा यही है कि औरत को संभाल के रखो, क्योंकि वो टेढ़ी है। जब टेढ़ी हो जाएगी, टूट जाएगी, तो फिर हंगामा होगा। तो इसलिए मुहावरा भी है कि वो तो बाईं पसली बनी बैठी हैं,
मतलब औरत का मूड अगर खराब है तो ये कहा जाता है कि माई फंसी। पहले इसके 12 खंड आने थे, आपने बताया था। अब इसके 6 खंड आए हैं, वो बाकी आने हैं या? एक्चुअली हमारे पब्लिशर भी बहुत बोर हो चुके थे 6 ही खंड में, क्योंकि पहले खंड में ही लग रहा था 4-5 साल। इतनी प्रूफ की गलतियां थी और इतनी बार बार गलतियां दोहराई जा रही थी, बीच में उनका कोई बड़ा काम आ जाता था और उन लोग बार बार कह रहे थे हमने इस तरह का काम नहीं किया, इसलिए हमारे लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। इन सारी बातों में उन लोग थक गए थे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इसके साथ हिंदी की कहानियां जो मैंने जमा कर रखी थी वो भी मजबूरी से हमने मैगजीन्स को दी कि आप छाप लीजिए विशेषण। और अब भी 2-3 लोगों से मैंने वो किया, किसी को आगे नहीं बढ़ा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर काम हो नहीं सकता है हिंदी कहानियों पे, क्योंकि देखिए उर्दू की कहानियां अगर आप पढ़िएगा बहुत गजब की कहानियां, और हिंदी में जो हमारे यशपाल जी और प्रेमचंद से लेके दूसरे लोग, हाँ, उन्होंने इतनी गजब की कहानियां लिखी, उनकी भाषा इतनी आसान है कि उसको मेरे ख्याल से कंपाइल भी मुझे करना चाहिए और नए पाठकों को पढ़ना भी चाहिए, जिनसे हम दूर होते जा रहे हैं। जी जी। तो इसमें हिंदी कहानियाँ, हिंदी कविताएं या बिल्कुल। भारतीय और भाषाएं होगी इसमें? और दोनों पे मैंने काम किया था, लेकिन वो रह ही गया। जी। मैं एक बार फिर दोबारा से लौट के आता हूँ अहमद शामलू पर। अहमद शामलू पर आपने जो बातचीत की है उसकी कुछ रिकॉर्डिंग आप हमें सुनाइए। हाँ, अहमद शामलू साहब जो थे वो दिलों पे राज करते थे, एक तरह से दिमाग पे राज करते थे, और उनकी ज़बान बहुत खूबसूरत थी। उनसे मैंने 2 इंटरव्यू लिए थे, एक पॉलिटिकल और एक था लिटरेरी। और दोबारा जो वो साहब ईरान में मौजूद थे तो उनकी सिक्योरिटी के लिए हम लोग 3-4 टैक्सी बदल के उनके घर तक गए थे, और वो गौहर मुराद के बहुत अजीज दोस्तों में थे। वो 2 मैगजीनें निकालते थे दोनों मिलके, एक किताब जुमा और एक किताब हफ्ते। उसमें तर्जुमे भी होते थे, और मानी बात है उन लोग एकदम साम्यवादी लोग थे, तो उनको उनके सब्जेक्ट भी उस तरह के होते थे। फिर सरकार ने उसको, इस्लामिक सरकार ने उसको बंद करवा दिया। और जब मैं गौहर मुराद से मिली थी पेरिस में, तो उन्होंने कहा था कि लानत है मुझ पर कि मैं शामलू को छोड़ के आ गया, और यहाँ मेरी तकदीर में ये है कि नंगे मर्दों का यह मुजस्समा देखो और या मेट्रो में रास्ता भूल के भटको। तो वो पीने भी बहुत लगे थे और उनकी मौत भी उस हालत में हुई। तो एक इंटरव्यू मैंने उनसे पेरिस में लिया था और एक ईरान में लिया था। तो यहाँ आप उनका थोड़ा सा वो देखिए, रिकॉर्डिंग मैं लाई हूँ, और इत्तेफाक देखिए कि जो पहली नज्म उन्होंने पढ़ी है उसका तर्जुमा मेरे पास हिंदी में छपा हुआ है, 2002 में किया था मैंने। तो वो मैं बाद में सुनाऊंगी आप लोगों को। इसको बाद में सुनाएंगे? नहीं, इसको करके वो तर्जुमा सुना देंगे। ठीक। तो इसको चला सकते हैं? कहाँ से चलेंगे? ये तो मैं भी भूल गई हूँ। सेकंड बटन, सेकंड ये ऊपर ऊपर ही सेकंड बटन, अच्छा, उधर से। प्ले लिखा है। वो ऑन नहीं है, वायरिंग। जरा देखिए इसको। असली बात है, ये सब चीजें जो है मैं ऐसी जगह मैंने रख दी हैं कि मैं ओके, भूल भी ओके। गई थी। ठीक है, चलिए। थोड़ा सा तेज कर दो। अंजू आ जाना बेटे। هراس من باری همه از مردن در سرزمینی است که مزد گورکن از آزادی آدمی افزون باشد. جستن، یافتن و آنگاه به اختیار برگزیدن و از خیشتن خیش با رویی پیفکندن.
اگر مرگ را از این همه ارزشی بیشتر باشد، حاشا حاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشد. इसका तर्जुमा ये है, मैं बहुत अच्छा नहीं पढ़ पाऊंगी उनकी तरह। मैं सचमुच मौत से डरा हुआ नहीं हूँ, चाहे उसके बढ़ते हाथ अधिक से अधिक तंग हो जाएं। मेरा डर, हाँ मेरा डर इस धरती पर मरने वालों से है, क्योंकि दफनाने वाले की मजदूरी आदमी की स्वतंत्रता से अधिक है। ढूंढना, पाना, पसंद का अधिकार, आत्मदर्शन से सीमा को ढूंढना, यदि मौत इन सब से महान है तो मैं हरगिज मौत से नहीं डरता। क्या बात, बहुत खूबसूरत। तो आपने जो अदब में बाई पसली का जो जिक्र किया अभी, इतना सारे काम को करने के साथ साथ जो आपका संपादन का काम था, अनुवाद का काम था, उनके ऊपर लिखने का काम था, ये सब काम आपने किया अपने काम को, अपने उस सृजनात्मक काम के साथ साथ। तो जब आप वो करती थी तो क्या सृजनात्मक काम आपका पिछड़ता था या उसको एनरिच करता था? आप उसको कैसे बैलेंस करती थी? वो बैलेंस अपने आप हो जाता। परेशान तो मैं बहुत रहती थी और उससे सेहत पे मेरे बहुत असर पड़ा, बहुत ज़्यादा सेहत पे असर पड़ा। क्योंकि होता ये था कि 6 महीने तक मेरे प्रूफ वापस नहीं आते थे, और जब वापस आते थे तो यकीन कीजिए जैसा मैंने भेजा था वैसे ही भेज देते थे। उससे गम और गुस्सा तो होता ही था, लेकिन फिर एडजस्टमेंट ये कर लिया कि जब तक वो कर रहे हैं तब तक मैं अपना काम करूं। और इसी बीच में मैंने अजनबी जजीरा जो था वो लिखा, और वो छप के इन्हीं के यहाँ से आया, राजकमल के यहाँ से आया। लेकिन ये किताब 2017 में आई और 2010 या 11 में ऐसे शुरू हुई थी छोटे से मटीरियल के साथ। तो वो सब एडजस्ट हो जाता, पत्रकारिता भी एडजस्ट हो जाती, क्योंकि हर एक का टारगेट अलग अलग होता है और मूड अलग अलग होता है। साजिदा और मौसवी से आपकी मुलाकात काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपने इसमें बुद्धिजीवियों की बातचीत में दी है। साजिदा जो है राइटर जो है बेसिकली जिस तरह की कवित्री शायरा रही हैं, उनका जो जिस तरीके से उन्होंने इराक के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया है, वो मैंने उस तरह का डिस्क्रिप्शन एक्चुअली नहीं पढ़ा कहीं। इतना खूबसूरत अपने मुल्क के बारे में जिस तरीके से वो बता रही हैं। साजिदा तो बाद में सीरिया चली गई है ना, लेकिन जिस तरीके से इराक को उन्होंने विजुअलाइज कराया अपनी बातचीत के जरिए, आपके इंटरव्यू के जरिए, वो बड़ा कमाल का है। अगर मिले तो ज़रूर पढ़िएगा उसको आपको। मेरा सवाल ये है कि साजिदा की जो पीड़ा है और जो अपनी पूरे दृष्टिकोण को अच्छे से और ईमानदारी के साथ उसमें रखती हैं आपके साथ, इस तरह के राइटर्स क्या अपनी विरासत को आगे ले जा पाते हैं या ले जा पाए, या वो कहीं वहीं छूट गया और जो है वो जिस तरीके से कट्टरवाद, जिस तरह का एक कठमुल्लापन, जिस तरह की चीज़ें हावी हो गई उस मुल्क के ऊपर, और तबाही के उस मंजर को हमने आज उसको देख कर के हमें जो पीड़ा होती है उसे पढ़ के, जो जिस तरीके से सद्दाम हुसैन ने जिस तरीके से एक इराक को बनाया और जिस तरीके से सद्दाम हुसैन को पोर्ट्रे किया गया, बताया गया कि सद्दाम हुसैन तो डिक्टेटर, सद्दाम हुसैन तो ये, सद्दाम हुसैन तो वो, जिस तरह की जो चीज़ें थी, लेकिन ऐतिहासिक तौर पर जो सद्दाम हुसैन ने चीज़ों को बनाया, जिस तरीके से बगदाद शहर को बनाया, जिस तरीके से बनाया, तो वो आगे क्यों नहीं जा पाए? मुझे ये पूछना है। इस साजिदा या साजिदा जैसे और राइटर्स भी नहीं लिख रहे होंगे, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि वहाँ पे साजिदा तक एंड हो गया। साजिदा से इत्तेफाक से मेरी दोस्ती इराक में हुई और फिर किसी ने बताया कि साजिदा जो है वो सीरिया में है,
और वो जो उसने तजर्बे बताए वो बड़े तकलीफ दे थे। बोले मैं सिर्फ छोटी बच्ची की इलाज के लिए वहाँ से भागी, वरना मैं कभी ना भागती। मेरी 5 बच्चियां हैं, उनको मैं समेट के रखती थी, और मेरे पास ये थे कि घर के जंगले, और भाई ने किडनी और ये सब बेचा, लेकिन उसी के थोड़े कमाने से थोड़ा थोड़ा पैसा हम लोगों को मिल जाता है जब हम उससे सीरिया में मिले। लेकिन लोग यहाँ बहुत ताने मारते हैं, वो ये कहते हैं कि तुम भागी क्यों मोर्चा छोड़ के। उस मोर्चे में कुछ बचा नहीं था हम लोगों के लिए कि हम वहाँ रह के भी लड़ते। तो ये सारी पॉइंट्स चूंकि अरबिक मुझे नहीं आती, अंग्रेजी में मिली थी, किसी ने की थी तो मैं लेके आई। तो उसी उसमें उन्होंने ये बात मुझसे कही कि जिस रात मैं बहुत परेशान थी और मेरे हस्बैंड को सांस की बीमारी थी और कहीं भी इन्हेलर नहीं मिल रहा था, इस दुकान से उस दुकान, यहाँ तक कि मोहल्ले में घरों के दरवाजे में पीट रही थी लेकिन नहीं मिला, घर लौटी तो उनकी डेथ हो गई थी। इस छोटे से वाक़े ने मेरे ऊपर इतना असर किया कि मैंने अजनबी जजीरा लिखा, और अक्सर मैं अपनी दोस्त की याद में उसका पहला हिस्सा पढ़ती हूँ और खुद ही अपनी तारीफ में डूब जाती हूँ, क्योंकि वो दुख दूसरे का था लेकिन कभी कभी वो दुख आपका हो जाता है। और मैं अपनी दोस्त को देख के परेशान सी हो गई, क्योंकि उस ज़माने में जो भी सद्दाम हुसैन को चाहते थी औरतें ख़ास तौर से, वो लॉकेट में सद्दाम हुसैन की तस्वीर को लगाए रखती थी, क्योंकि उनकी आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत काम किया। तो मैंने जो साजिदा को देखा, साजिदा को बुलाया गया कि वो चाह रही है मिलना लेखक संघ से, तो लेखक संघ का ड्राइवर ही उनको वहां से बचा के लेके बाहर तक आया था। तो उसको शेर खान सब लोग कहते थे, वो हम लोगों का भी ड्राइवर था। सचिदानंद जी थे और केकी दारूवाला हम लोग के साथ थे, हम 3 लोग थे, साहित्य अकेडमी की तरफ से गए थे। तो उसका हुलिया मैं आपको बता नहीं सकती कि जो औरत फ्रॉक पहने हो और बहुत ही खूबसूरती से सजती हो, वो काली चादर ओढ़े हुए थी और बहुत तकलीफ से उन लोग रह रहे थे। उसकी छोटी बेटी को पूरी हड्डियों की बीमारी थी जिसका इलाज वहाँ रह के वो नहीं कर सकते। लेकिन अभी फेसबुक पे मेरी एक जान पहचान हुई है अनवर गनी साहब से। उन्होंने मेरी एक भेजी हुई तस्वीर थी जो मैंने लगाई थी बेबीलोन की। उनकी जो कविताएं हैं, मैंने उनसे कहा भी कि क्या बात है, इराक इतना बर्बाद हो गया, आपने बर्बादी देखी, ये हरे रंग की इतनी खूबसूरती बाकी है आपके अंदर, और इतने खूबसूरत ख्यालात जिसमें चिड़िया है, पेड़ है, पानी है, दोस्त हैं। तो उन्होंने बहुत जगह मेरे लिए चीज़ों को बांटा। और वो जो है वो बाई प्रोफेशनल डॉक्टर हैं और शौकिया पोइट हैं और इमामा वाले मौलवी हैं, 3 काम। तो बहुत इंटरेस्टिंग उनकी तस्वीर आती है कि ऊपर मौलवियों वाला इमामा है और कोट डॉक्टरों वाला है और वो आला लगाए हुए हैं। तो अब उनको तो पढ़ के लगता है कि बहुत कुछ अभी बाकी है। और अगर आप इराक की हिस्ट्री देखिए तो एक दौर ऐसा आया था कि बहुत बड़ा जो उनका किताबखाना था वो दजला में डाल दिया गया था और वो सख्त वो बन गया था जिसमें पैदल लोग चलते थे। और कहा गया था कि इन लोगों को तमीज़ नहीं। तो आज भी जो उन लोगों की बर्बादी हुई है वो तो बड़े पैमाने पर हुई है ना। उनका पूरा संग्रहालय लुट गया था, किताबें जलाई गई थी, बहुत कुछ तबाही हुई है जो या तो आप जाके पता लगाइए और या फिर लोगों से मिलिए जिनसे सही खबर मिल सकती है, क्योंकि तबाही तो 2003 के बाद बहुत ज़बरदस्त वहाँ हुई है। और रहा सद्दाम से चिढ़ने कई लोग लगते थे आसपास के, उसमें एक तो उसने ये ख्वाब देख लिया था सद्दाम हुसैन ने कि वो शाह की जगह को भर देंगे और उनको ये दिमाग में डाला गया कि शाह चला गया है, वो एक पावर था,
मिडिल ईस्ट का जिसके आगे कोई भी खड़ा नहीं हो सकता, जाइए। दूसरे, सद्दाम हुसैन ने साम्यवादियों को बहुत बुरी तरह से ख़त्म करवाया, क्योंकि मुसलमानों में पता नहीं, मिडिल ईस्ट में, इवन ईरान में भी साम्यवादी एक बहुत बड़ा ख़तरा थे सोवियत लैंड से, कि कहीं ये इराकिस्तान, ईरानिस्तान न बना लें। छोटे छोटे राष्ट्र मिल गए थे सोवियत लैंड में, तो ये एक कैफियत थी वहाँ पे है। और दूसरी बात ये थी कि जो प्रोग्रेसिव थॉट थे औरतों को लेके, कि आप एक शादी से ज़्यादा दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, या तलाक हो तो उसमें आदमी को जो है वो मकान छोड़ के जाना होगा, औरत का घर होता है, बच्चे जो है औरत के घर से आदत होती। तो ये सारे थॉट्स जो थे वो एक चुनौती थी दूसरे मुल्कों के लिए, जहाँ तलाक, शादियाँ, कई शादियाँ, ये सब चलता था। तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई थी। और जहाँ कहीं मिडिल ईस्ट का या पश्चिमी एशिया के लोग जो थे, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री वगैरह, वो लोग जब अपने, जिसे कहते हैं, अपना व्यक्तित्व पा लेते थे और टक्कर में आ जाते थे, वहाँ उनकी तबाही हो जाती, चाहे वो अफगानिस्तान हो, ईरान हो, और चाहे सीरिया हो। लेकिन सीरिया के लिए मैं ताज्जुब करती हूँ कि पता नहीं कैसे वो टिके हुए हैं। शायद सद्दाम हुसैन के तजर्बे से इन लोगों ने सोच लिया है कि हटना नहीं है। या लीबिया वाला भी टक्कर लेने पे था, लेकिन तबाह हो गया वो। लेकिन ISIS ने तो अच्छे से उसको जकड़ भी रखा है। हाँ, बहुत बुरी तरह से कर रखा। अब आप मेरी थिंकिंग को जो भी कह लीजिए, अक्सर लोग एतराज कर देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, जिन्हें मिडिल ईस्ट से, मुसलमानों से और बैकवर्डनेस से, तो उन्होंने ना तो लिटरेचर पढ़ा है और ना वो जानते हैं, वो चंद शेखों की बदतमीजी को जानते हैं। तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे बदतमीज लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ करते हैं। वो लोग चिढ़ जाते हैं कि इनको सज़ा ऐसे ही मिलनी चाहिए, लेकिन दरअसल इन सारे झगड़ों के पीछे तो वो पेट्रोल का खजाना है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके पास हैं, जिनके ऊपर ये सत्ता जमा है। अब एकता क्यों नहीं है, सवाल तो ये है। तो हर राष्ट्र का अपनी एक पॉलिसी रहती है, वो एक तरह से कैसे रहेंगे। उनकी नस्लें अलग अलग हैं, ज़बान में मुहावरे अलग हैं, जैसे लखनऊ की उर्दू अलग होगी, दिल्ली की उर्दू अलग है, पाकिस्तान की उर्दू अलग है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें डीपली जब तक आप नहीं जाइएगा तब तक आप कोई भी जुमला उछाल नहीं सकते हैं। ये लोग ऐसे हैं, क्योंकि मैंने भी अरबों को जब देखा और बद्दुओं पे बहुत सारी किताबें पढ़ी, इत्तेफाक से बेटे के घर में थी, तो मुझे लगा ये एक कल्चर है, ये एक सोच है इन लोगों की। और ये किस तरह से, और देखिए शेख जो हैं वहाँ के, वो किस तरह से दुबई को संभाले हुए हैं, एकदम मॉडर्न। कहीं पे अंग्रेजी सिस्टम वहाँ पे नहीं कि कोई अंग्रेज उनको सिस्टम बता रहा हो। या हमारे यहाँ देखिए कि कितने कितने बड़े राजाओं ने कैसे कैसे तालाब किस तरह से बारिश से उसको जोड़ा, क्या किया। अंग्रेजों ने आके हमको बता दिया कि तुम सीधे सीधे नल से पानी पीने लगो। तो हमने भी अपनी पुरानी तहजीब को जिस तरह से नकारा, वो भी मैं इसमें शामिल करके देखती। खंड 4 में जो गौहर मुराद का जो नाटक है पशुबाड़ा, जिसकी रीडिंग यहाँ भी हुई जी, बेसिकली उसके रेफरेंस में मुझे एक ये कहना है कि उसके अंदर जो राजनीति है और राजनीति को जिस तरीके से पिरोया गया है ना, शार्पली और बहुत ही गूढ़ तरीके से पिरोया गया है। तो इस नाटक का चुनाव करने के पीछे, गौहर मुराद के इस नाटक का चुनाव करने के पीछे क्या भारतीय मौजूदा स्थितियां थी, या आपके दिमाग में कुछ ऐसा कुछ चल रहा था? या 2-3 वजह थी। एक तो ये था कि देखिए जिन जिन मुल्कों में मैं गई थी वो खुशहाल मुल्क थे, फिर बाद में तबाह हुए। और इत्तेफाक है, सिर्फ इत्तेफाक है कि मैं जिन जिन लोगों से मिली वो अपने विषय के मास्टर थे,
ये चांस की बात कह सकते हैं। तो वो सारी चीजें जो थी वो बहुत इम्पोर्टेंट थी कि आप किन लोगों में उठ बैठ रहे हैं, यकीनन। क्योंकि ये चीज आपकी अपनी सोच पे बहुत असर करती है। और जब ईरानियों ने भी ये कह दिया था कि हमारा पूरा लिटरेचर आपके लिए खुला है, कॉपीराइट की कोई परेशानी है, आप कहीं से भी कुछ उठा लीजिए और उसको कीजिए, हमारी बात वहां तक पहुंचाइए। लेकिन अरबों को मैंने भी नहीं पहचाना था, लेकिन जब उनका लिटरेचर ट्रांसलेशन में पढ़ा इस किताब के सिलसिले से, तो मुझे लगा ये तो बहुत ही गजब की राइटिंग है, बहुत गजब की राइटिंग। आपने भी किसी ना किसी को तो उसमें पढ़ा होगा। कई जगह पढ़ा, जी हमने रीडिंग किया उसका। जी। हमारे स्टूडेंट ने और ये जी पशुवाड़े में तो सीधे सीधे जो है वो अंग्रेजों के दौर का भी जुल्म उसमें है और आज के दौर का भी जुल्म है, जो ज़्यादा किसी को लगता है, किसी को कम लगता है, किसी को बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि वो स्थिति ईरान वाली सावक पुलिस वाली तो नहीं आई है अभी यहाँ पे। और अजीब सी बात है कि मैं 35 साल बाद ईरान गई और वो सावक पुलिस की गाड़ी देखी जो हसन या हुसैन करके वो उसके इंचार्ज थे, उनकी टोपी अंदर रखी थी। तो मैंने कहा भाई पूरे वक्त सावक पुलिस के खिलाफ मैं बोलती नहीं, मुझे एक तस्वीर तो इसके साथ खिंचवाने दीजिए। और वो तस्वीर कहाँ गुम है, तारीखी तस्वीर है, उस कार के नीचे के अरे सामने खड़े होकर तस्वीर खिंचवाना। तो ये सब चीज़ें जो होता है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है एक दूसरा एंगल भी देखने को मिलता है। जैसे इत्तेफाक से मैंने शाह बानो की के कई इंटरव्यू देखे और इतना दिल अफसोस से भर गया कि मैंने उस सिस्टम के खिलाफ कितना लिखा। और आज ये औरत अपने ज़माने को याद करके क्या कह रही है, ये भी होता है। ये सारी चीज़ें आपके सोच का एक हिस्सा बनती हैं। आपने क्या लिखा, जिसके बारे में लिखा वो क्या बना, कैसे उस पर गुजरा, उसका मुल्क उससे छिना। शाह मिट्टी लेके गए थे इस सरजमीन की और कहा था कि मैं अपने साथ ये मिट्टी ले जा रहा हूँ और इस इलाके की खुशियाँ ले जा रहा हूँ। ये इराक के जब सद्दाम हुसैन गए तब से देखिए जो जो चीज़ें नहीं थी और अमेरिका इल्ज़ाम लगा रहा था वो चीज़ें कहीं मिली ही नहीं, लेकिन खून हर जगह बहा बुरी तरह से। एक जगह सद्दाम हुसैन ये भी कहते हैं कि एक्चुअली कुछ साजिदा नहीं कहा है उस इंटरव्यू में कि जब सेना को उन्होंने वापस कर लिया, फोर्स को वापस कर लिया लड़ने से, जब अभी वहाँ से आक्रमण हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली मैं नहीं चाहता इन सैनिकों की मौत हो, क्योंकि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, उनके पास इतना सब कुछ, इतने अत्याधुनिक ये उस वक्त कहा होगा जब वो ऊपर के हथियार गिरने हाँ, लगे थे, गिरने क्लस्टर लगे बम। थे। इन लोग तो आगे बढ़ रहे थे जमीनी में। और मैं आपको सद्दाम हुसैन की बहुत दिलचस्प बताऊंगी, उनको साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद था, तो बावर्ची यहीं का था, इंडिया का। तो उन्होंने 2 हरकतें की थी, अब पता नहीं कैसे आप लोग एनालाइज करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ बता रही हूँ। एक तो जो ईरानी रेस के लोग वहाँ बस गए थे, क्योंकि ईरान और इराक पहले एक ही हिस्सा था, वो कई मरतबा टूटा हो गया। तो उन्होंने उनको बुला के कहा कि इससे पहले कि आपको तकलीफ हो, लड़ाई शुरू होने वाली, आप लोग वापस जाइए। और फिर अपने बावर्ची और दूसरे इंडियंस को, उसका मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको किसी किस्म की तकलीफ हो यहाँ पे। आपने अच्छा कमाया, हमें हमारी खिदमत की और मतलब बहुत पैसे वैसे दे के उनको पुलाव और वो साउथ इंडियन चीज़ें उनके लिए ख़ास तौर से बनाते थे। ये सब इंसानी कुछ किस्से वहाँ के लोग, मजदूर बहुत ज़्यादा आशिक थे। क्योंकि मुझे याद है कि जिस वक्त सद्दाम हुसैन को हैंग किया गया है, जो सबसे ज़्यादा असर लिया गया वहाँ पे काम करने वाले, क्योंकि सद्दाम इंडियंस को बहुत प्यार करता था। पाकिस्तान की हर लड़ाई में वो हमारे ही साथ रहते थे। और सबसे खूबसूरत है जो मैं कभी नहीं भूलती हूँ, जो एम्बेसी थी इराक की, उसमें बहुत सारी सीढ़ियाँ थी, फिर जाके हॉल पड़ता था
और जैसे ही चढ़िए आप भग से रह जाते हैं। सद्दाम हुसैन बहुत क्यूट लग रहे हैं, यंग है, और इधर इंदिरा गांधी एकदम जवान। इतना वो हिस्सा खूबसूरत लगता था। लेकिन बहरहाल सद्दाम हुसैन को कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा जालिम था, कुछ लोग किसी तरह से देखते हैं। किसी की भी पर्सनैलिटी को एक कहने को हम नहीं जज कर सकते हैं। अदब में भाई पसली के अंदर जो अनुवाद आपने किया, बेसिकली कोई भी बेहतरीन अनुवाद होने के लिए एक्चुअली वो क्या डिमांड करता है? ये तो पढ़ने वाला आप ज्यादा अच्छी तरह